स्टार्ट। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो और पढ़ाई कैसे चल रही है ये बताइएगा। और लास्ट वाली जो क्लासेस गई हैं आपको मिली हैं तो वो कैसी रही आपकी, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कहीं कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा बच्चा लोग। तो चलिए आज के इस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट आप एक काम करिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा। और बहुत लोगों को ऐसा भी होगा ना कि नोटिफिकेशन को नहीं मिल पाता होगा, तो फटाफट सबको शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आपका ये क्या चल रहा है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेलिंग चल रही है कि कैसे एग्जाम में आपको लिखना चाहिए, कैसा आपका क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा। इस तरह से आपको पहले से ही प्रिपेयर करवा देंगे किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसके लिए एकदम मेंटली प्रिपरेशन आपका रहेगा, ताकि बैठो तो कोई भी आपको टेंशन ना रहे कि कैसे इसका आंसर लिखें, कितना आंसर लिखना है, ये सब चीज़ों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। ये लॉन्ग टाइप का दूसरा डे है आपका, है ना। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। देखो आज के वाले क्वेश्चन में देखना थोड़ी थोड़ी का अंतर है। दो क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं कि आप उसमें बता ही नहीं पाओगे कि आंसर एक्चुअल में लिखना क्या है। दो ऐसे क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि सेम ही तो आंसर होगा, ऐसा नहीं होगा। देखना क्या क्या करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी के बारे में बताओ। तो ये तो बहुत आसान पूछा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है तो डायग्राम जरूर देना होगा। तो क्या क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या जाएगा, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के अंग, यही हेडिंग जाएगा। समझ में आया। तो चलो हेडिंग वाले डायग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आता है, सही है। चलो हेडिंग होगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक एक मिनट, थोड़ा स्पेस तो देना होगा ना, लैंगिक जनन के अंग, ये पूछा है ना। तो हम यहाँ यहीं पर डायग्राम भी बता देंगे और यहीं पर जो इनका अंग कौन कौन सा है ये भी बता देंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए दो अंग होते हैं। तो उसमें दो अंग में क्या होता है, एक आपका होता है पुमंग, है ना, दूसरा होता है जायांग। ठीक है ना, पहला पुमंग है, दूसरा जायांग है बच्चा। पुमंग को हम क्या कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं, है ना। जायांग को मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है, जनन अंग, इतना तो मालूम हो गया। अब इसका डायग्राम भी बच्चा यहीं पे बना लेते हैं, चलते हैं देख लेते हैं। ये है इस तरह का डायग्राम होता है। जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो डायग्राम के लिए चेंज करने कलर, तो जब इसको आप कट करते हो ये वाला, तो फिर आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर इस तरह से दिख जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर, है ना बच्चा। ठीक है, जिसमें आपके 4 पराग कोष मौजूद होते हैं, परागधानी जिसको कह सकते हो, और इसी में मौजूद होता है आपके पराग के कण। यही वाला पोर्शन है बच्चा, यही इसके बारे में पूछा है, जिसमें कि ये इसको आप क्या बताओगे, ये पराग कोष है, पराग कोष, सॉरी परागधानी 4 होते हैं, पराग कोष तो एक ही है। ठीक है, पराग कोष है। और उसके बाद ये जो आप ध्यान से देखो तो ऊपर से 4 पार्ट में दिखाई देता है, 4 पार्ट में दिखाई देता है। तो एक एक जो होता है ये आपका परागधानी हो गया बच्चा, समझ में आया। ठीक है, ये आपका पुतंतु है। ठीक है, ये आपका योजी कहते हैं, जहाँ पर पुतंतु और परागकोश जुड़ता है। ठीक है, जायांग की बात करें तो जायांग में आपने ये स्ट्रक्चर देखा ही होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाना होगा। ठीक है,
इसी में आपको किसको शो करवाना होगा? बीजांड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप बताओगे कि वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिकाग्र है ये, और ये वर्तिका है, ये भी बताओगे। फिर ये आपका क्या है? ये बाहर का है, ये अंडाशय है, ठीक है। अंदर जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? बीजांड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। नर जननांग में आप पुमंग में आपको ये वाला बनाना पड़ेगा। और एक को ढेर सारे पुंकेसर होते हैं ना, तो उनको मिला के पुमंग कहा जाता है। तो ये जो है ये क्या है? पुंकेसर है, पुंकेसर। ये पुंकेसर का स्ट्रक्चर है। ढेर सारे पुंकेसर मिलेंगे तो पुमंग बनाते हैं, ठीक है ना। पुमंग में आप लिख भी सकते हो पुंकेसर का समूह, पुंकेसर का समूह, ठीक है ना। और जो ये स्ट्रक्चर है बच्चा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्त्री केसर। क्या कहलाता है? स्त्री केसर। ये स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। और जायांग क्या होता है? जायांग को कहते हैं स्त्री केसर का समूह, ठीक है ना। समझ में आया? ऐसे आप लिख सकते हो, बता सकते हो। यानी दो पार्ट होंगे, पुमंग और जायांग। पुमंग होता है पुंकेसर का समूह, जायांग होता है स्त्री केसर का समूह। पुंकेसर में आप बताओगे ये तीन पार्ट पुंकेसर के कि उसका परागकोश, पूतंतु और योजी होगा, ठीक है। परागकोश में 4 परागधानी होंगी, ये भी होगा। जायांग में आप बताओगे कि ये इसका जो पार्ट है ये बताओगे जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय और अंदर बीजांड होगा, ठीक है। इतनी चीजें बताने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? एक लिंगी उभयलिंगी क्या होते हैं वो बताना है। तो पहली हेडिंग हो जाएगी एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प। ये पूछा है कि ये क्या होते हैं, और उभयलिंगी भी पूछा है कि ये क्या होते हैं, उभयलिंगी पुष्प, ठीक है ना, लिंगी पुष्प, ठीक है बच्चा। ये भी बताना होगा। एक लिंगी उभयलिंगी में कैसे बताओगे? चलो अब पहले परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखोगे? ऐसा पुष्प जिसमें केवल नर या मादा जनन अंग में से कोई एक हो, कोई एक पाया जाता हो, पाया जाता हो, पाया जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ये भी आप डिटेल करोगे, क्या करोगे? एक लिंगी पुष्प कहलाता है। समझ में आया? ये बच्चा ये हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल है पपीता, जानते होगे, सॉरी पपीता लिखना, पपीता, सहतूत, सहतूत और भांग ऐसे पौधे हैं जिनमें कि नर या मादा अलग अलग पौधे पर उगते हैं। कोई एक ऐसा पौधा होगा जिसमें सिर्फ नर जनन अंग होगा, एक ऐसा होगा जिसमें सिर्फ मादा होगा, दोनों अलग अलग उगते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं उभयलिंगी की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा है, इसका मतलब यहीं पर बता देते हैं कि नर व मादा दोनों जनन अंग, दोनों जनन अंग एक ही पुष्प में, ठीक है बच्चा। अगर मैं पूरा इतना बड़ा सा डिटेल लिखने लगे जितना बुक का आंसर होता है तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में आपको समझा रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे क्या करना है, तो आप समझते चलो, ठीक है। चलो, दोनों एक ही अंग में क्या कहलाएगा? मतलब ऐसा लिखोगे डेफिनेशन में कि एक ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उससे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में आएगा जैसे कि है कद्दू, लौकी, खीरा,
खीरा, मक्का खाते हो, मकई भुट्टा जिसको कहते हो। अगर मैं थिएटर में जाते हो मूवी देखने तो कॉर्नफ्लोर मिल सॉरी कॉर्नफ्लोर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, अभी देखो उसका नाम मैं भूल गई। और ऐसे दूध में भिगो के भी खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, ठीक है ना। उसका आटा भी आता है, कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। अरे वो जो भुट्टा की तरह होता है, पीला पीला सा उस पर दाना लगता है, पकने के बाद पीला पीला अच्छा सा हो जाता है। उस पर बारिश के दिनों में अक्सर मिलता है ना, कि भूनकर उस पर क्या करते हैं, नींबू और नमक मिर्च लगाकर खाते, बहुत अच्छा लगता है। वही वाला मक्का की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो इतना सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बार फिर से समझा दें, जब ये क्वेश्चन पूछे तो हो जाएगा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के अंग, हेडिंग कर लेना। फर्स्ट हेडिंग करना कि पुमंग, पुमंग के बाद डैश करके लिखना नर जनन अंग, ठीक है। ये नर जनन अंग है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखना कि पुंकेसर के समूह को ये पुमंग कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट लिखना कि पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पूतंतु, ठीक है। फिर उसके बाद परागकोश बता देना जिसमें कि परागधानी और मौजूद होता है, जहाँ पे पराग कण बनते हैं। फिर बता देना योजी जो कि परागकोश और पूतंतु को जोड़ने का काम करता है, ये वाला पोर्शन। फिर बता देना पूतंतु जो कि डंठल वाला जो काम होता है, जो कि पुंकेसर वाले भाग को किससे जोड़ता है, पुष्प से जोड़ने वाला अंग है, ठीक है। फिर ये डायग्राम बना देना, समझ में आया। फिर नेक्स्ट हेडिंग करना जायांग, जायांग में लिखना ये मादा जनन अंग है, ये स्त्री केसर के समूह को कहते हैं जायांग। फिर उसके बाद बताना कि इनमें भी 3 पार्ट होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिर उसके बाद बताना सबसे ऊपर वाला भाग जहाँ पे परागकण आके बैठता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर बीच वाला जो सुराही नुमा गर्दन होती है उसे पाइप जैसी नली जैसी संरचना को हम वर्तिका कहते हैं, जिसके द्वारा पराग नली अंदर प्रवेश करती है। फिर एक उस मटके जैसा उभरा हुआ नीचे वाला भाग होता है जिसे कि हम अंडाशय कहते हैं, ठीक है। फिर इसी के अंदर बीजांड मौजूद होता है, ये बोल देना, ठीक है। फिर ये डायग्राम बना देना, इतना क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में ये सब जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आया बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पुष्पी पादपों में परागण के उपरांत, देखो यही पे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला आया है, सेकंड और थर्ड दोनों का आंसर अलग अलग है। क्वेश्चन इस तरह से है कि लगेगा कि दोनों का आंसर तो एक ही जैसा हो सकता है। पुष्पी पादप में परागण के बाद, उपरांत का मतलब कि जब पराग के कण पहुंच चुके हैं तो उसके बाद की बात है। निषेचन से लेकर बीज बनने तक की जनन की प्रक्रिया को समझाना है, समझे ना बच्चा। इसमें भी डायग्राम जाएगा, बता देंगे कौन सा डायग्राम जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा है, देखो कि निषेचन किसे कहते हैं, उसमें भी निषेचन आया, इसमें भी आया, थोड़ा सा मैच है बस। फिर उसके बाद द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचन के बाद पुष्प रहना चाहिए था, पुष्प में होने वाला परिवर्तन को समझाना है। ये कुछ और ज्यादा पूछ लिया है और उसमें सिर्फ यहीं तक का पूछा है, ठीक है ना। उसमें बोला है कि निषेचन, उस परागण के बाद निषेचन क्या होता है तथा बीज जब तक बनता है तब तक की प्रक्रिया को समझाना है, बस बीज को ही समझाना है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निषेचन क्या है, द्विनिषेचन क्या, दोनों बोलने के बाद बोल रहा है कि द्विनिषेचन के बाद पुष्प में पूरा परिवर्तन बताना है, सिर्फ बीज कैसे बनता है वो वहां पर पूछा है। लेकिन यहाँ पर आपको बीज का आवरण कैसे बनेगा, बीजांड द्वार कैसे बनेगा, बीजपत्र कैसे बनेगा, ये सारा कुछ, जितनी प्रमुख है सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं क्या किसमें बदलती हैं, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो सारा कुछ इस क्वेश्चन में पूछ लिया है, ठीक है। इसमें पूरा ज्यादा पूछा है, ये आपका नीचे देखो। और वहां पर आपसे क्या बोला है कि आपको सिर्फ क्या बताना है कि परागण के बाद निषेचन का क्या होता है और उसके बाद बीज बनने तक की जनन की प्रक्रिया को समझाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पुष्पी पादप में परागण के उपरांत निषेचन तथा बीज बनने तक की प्रक्रिया। तो देखो पहली हेडिंग क्या जाएगी, निषेचन, पहली हेडिंग निषेचन हो जाएगी। इसमें क्या बताओगे, सीधा सीधा पहले डायग्राम बना ले, डायग्राम भी तो बना ले। हो गया,
ओके। अब यहाँ परागकण बैठेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, इतना बढ़ेंगे, ये परागकण ऐसे आया, इसकी नली कुछ ज़्यादा बढ़ी और ये नली पहुँच गई यहाँ, ठीक है। और यहाँ पहुँचने के बाद अब ये क्या करने वाली है, इसको नर युग्मक एक यहाँ पहुँचाएगी, ये पहुँच गई यहाँ, और एक नर युग्मक यहाँ, ठीक है। इतना मैंने बना दिया। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है कि बीज बनने तक की प्रक्रिया में आपको यही काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो पहले तो हम नेमिनेशन कर दें कि है क्या ये, ठीक है ना। ये परागकण है, परागकण, हाँ परागकण है। ये क्या है, पराग नली है, ठीक है। परागकण का अंकुरण, यहीं पर मैं स्टेप समझाने जा रही हूँ। परागकण का अंकुरण, फिर पराग नली का विकास, फिर यहाँ पर पराग नली ठीक है ना। यहीं पर एक नर युग्मक भी बताएंगे, ये वाला बता दो। पराग नली में नर युग्मक, का निर्माण, फिर यहाँ पहुँचा है ये वाला, इसको हम कहेंगे पराग नली का कहाँ पहुँचा है, बीजांड में प्रवेश, फिर ये पहुँच गया यहाँ पर, तो लिखोगे पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश। फिर उसके बाद यहाँ बताओगे नर युग्मक का अंड कोशिका, देखो सारा स्टेप यहीं पर बता दे रही हूँ, कोशिका से संलयन, ठीक है, असंलयन। फिर यहाँ अन्य नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संलयन, द्वितीयक, सही है, संलयन, ठीक है। चलो अब स्टेप हम आपको ये भी बता दें कि कहाँ कहाँ पे स्टेप इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। पहला जैसे ही परागकण बच्चा जैसे ही यहाँ पर मौजूद पहुँचता है, तो वो पहुँचने तक का तो परागण हो गया, उसके बाद वो तुरंत वृद्धि करता है, तो ये स्टेप हो जाएगा पहला परागकण का अंकुरण। जैसे अंकुरण हो जाएगा तो दूसरा स्टेप आएगा, पराग नली बनेगी, पराग नली का निर्माण होगा, ठीक है ना। नहीं, ये दूसरा स्टेप यहाँ पर है। पराग जैसे अंकुरण होगा तो उस समय नर युग्मक बनेगा, तो ये पराग नली में नर युग्मक का निर्माण, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर पराग नली भी बनेगी, तो ये तीसरा स्टेप हो जाएगा, पराग नली का विकास। चौथा स्टेप होगा कि ये पराग नली बीजांड में प्रवेश करेगी, तो ये चौथा स्टेप होगा, ठीक है। पांचवा स्टेप में बीजांड के बाद भ्रूणकोश में भी प्रवेश कर जाएगी, ये पांचवा स्टेप होगा। छठे स्टेप में
जब ये प्रवेश करेगी भ्रूण कोश में, तुरंत इसका पहला नर युग्मक अंड कोशिका से लगेगा, ये छठा स्टेप होगा। फिर जो दूसरा वाला नर युग्मक रहेगा वो द्वितीयक केंद्रक से लगेगा, अन्य रहेगा यहाँ पे, तो वो आपका सातवां स्टेप होगा। इतने स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला पराग कण का अंकुरण, दूसरा पराग नली का निर्माण, तीसरा पराग ये नर युग्मक का निर्माण, चौथा पराग नली का बीजांड में प्रवेश, पांचवा पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश, छठवां नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन, सातवां द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन। इतना स्टेप इसमें इन्वॉल्व होगा। तो परागण के बाद निषेचन तथा बीज बनने तक की प्रक्रिया में ये सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होगा। आप इसमें बस यही हेडिंग करना है, परागकण का अंकुरण, तो बस वहां पे लिखोगे परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण करना शुरू करता है, वृद्धि शुरू करता है, तो इसे परागकण का अंकुरण कहते हैं। दूसरा स्टेप हेडिंग करोगे परागकण में नर युग्मक का निर्माण, तो वहां पे लिखोगे परागकण जैसे ही पहुंचता है तो अंकुरण के समय वहां पे दो नर युग्मक का निर्माण होता है, तो इसे परागकण में नर युग्मक का निर्माण कहते हैं। तीसरा बताओगे कि जब वर्तिकाग्र से वर्तिका के अंदर प्रवेश करने के लिए एक नली का निर्माण करता है परागकण, जिसे हम परागकण में नली का निर्माण कहते हैं। चौथा स्टेप आप ये बताओगे, जब ये नली पराग नली बीजांड में प्रवेश करती तो इसे पराग नली में बीजांड का प्रवेश करते, बस इतना ही होगा। फिर पांचवा स्टेप में जब ये पराग नली भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी अब, ठीक है। छठे स्टेप में प्रवेश करने के बाद पहला नर युग्मक जो पहुंचता है वो अंडकोशिका से जुड़ता है, निषेचन करता है, तो इसे ये पांचवें स्टेप में, छठवें में होगा। सातवें में आप बताओगे कि ये द्वितीयक केंद्रक से मिल रहा है अन्य जो दूसरा नर युग्मक है। ये स्टेप इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरा निषेचन का मतलब क्या होता है, नर युग्मक का ये अंडकोशिका के साथ संलयन क्या कहलाता है? अंडकोशिका के साथ संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। हो गया ना? आगे बताओगे, इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। समझ में आया? युग्मनज का निर्माण होता है। नीचे आप इस तरह से दिखाना, ठीक है ना, कि अंडकोशिका, ठीक है, फिर प्लस होगा नर युग्मक, क्या दिखाओगे? नर युग्मक, फिर आप ऐसे एरो करके लिखाओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? युग्मनज, ये युग्मनज बन गया, ठीक है ना। तो ये अंडकोशिका कितनी होती है? आधा गुणसूत्र, नर युग्मक आधा गुणसूत्र, युग्मनज आपका जब आधा आधा मिलेगा तो 2n हो जाएगा, एक n दूसरा n फिर 2n हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2n बन जाता है, समझे। और जो ये निषेचन होता है ना बच्चा, ये सत्य निषेचन कहा जाता है। एक्चुअल में निषेचन का मतलब होता है कि नर व मादा युग्मक का ही मैच करना, ठीक है। दोहरा निषेचन में क्या होता है कि कोई और भी है जो कि एक नर युग्मक से मैच कर जाता है, मिक्स हो जाता है, तो युग्मनज, तो इसे हम कहते हैं सत्य निषेचन। इसी को हम सत्य निषेचन कहते हैं। सही वाला निषेचन यही है ही, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बच्चा कि आगे अब बताएंगे कि क्या क्वेश्चन था, आगे देख लेते हैं। 1 मिनट क्वेश्चन। तो निषेचन बता दिया मैंने, और अब बीज कैसे बनेगा ये चीज बता दें, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, तो आगे देखते हैं। जितना पूछा है उतना बताना ही होगा। युग्मनज का निर्माण होगा, फिर आगे वहीं पर लिखोगे ये युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है।
भ्रूण का निर्माण करता है। समझ में आया? इतना आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद द्विनिषेचन आपसे पूछा नहीं है तो आप नहीं डालोगे, ठीक है। फिर आप बीज का निर्माण की प्रक्रिया हेडिंग कर लो, ठीक है। बीज के निर्माण की प्रक्रिया, बीज के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप डालोगे बीज के निर्माण की प्रक्रिया में ही निषेचन के पर पेन चेंज करें, निषेचन के उपरांत क्या होगा? बीजांड बीज का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है, ठीक है ना। जबकि अध्यावरण बीज आवरण का निर्माण करता है, बीज आवरण का निर्माण करता है, ठीक है। आगे बताओगे, इसमें संचित भोजन या भोजन भी लिख सकते हो, भोजन बीज पत्र के रूप में, यानी जो बीज पत्र होता है ना, एक मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ते हो वही है। बच्चा बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है कान में। बीज पत्र के रूप में संचित हो जाता है, हो गया। बीज के अंदर के सभी बीज के अंदर की रहेगा, अंदर की नमी, हो गया। अंदर की नमी सूखने लगती है और बीज प्रसुप्तावस्था में जाने लगता है और शुष्क हो जाता है, इस तरह से बीज का निर्माण होता है, इस तरह से बीज का निर्माण होता है। समझ में आया? बीज का निर्माण कैसे होगा? जो बीजांड है ना बच्चा, वो बीज में बदल जाएगा, ठीक। और उसमें जो अध्यावरण है ना, वो बीज के आवरण का निर्माण कर लेगा, और जो इसमें भोज्य पदार्थ है ना, वो बीज पत्र में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इसके अंदर का जो शुष्क वो था, थोड़ा नमी था, जैसे कि हरा चना जब खेत से लेकर आते हो तो थोड़ा नमी जैसा पानी जैसा रहता है ना, मटर भी है वो पानी जैसा थोड़ा रहता है। फिर जब आप उसको घर में लाते हो, सुखवाने लगते हो, तो उसके अंदर का जो नमी है वो सूखने लगता है। जब वो किसी बीज के अंदर की जो नमी है वो सूखने लगे तो उस अवस्था में प्रसुप्तावस्था कहा जाता है, कि वो सूख रहा है, प्रसुप्तावस्था में वो जा रहा है, ठीक है। अब उसी अवस्था में आप स्टोर करके उसको रख दिए ना प्रसुप्तावस्था में, तो कई महीनों तक, कई भी जैसे हैं कि सालों तक वो पड़े रहते हैं। जब आपको उसकी बुआई करनी पड़ती है तो फिर से आप उसको डुबोना पड़ता है पानी में बहुत देर तक, रात भर ऐसे करके 2 दिन तक। फिर उसके बाद जब वो
उनके अंदर नमी होने लगती तब जाके वो ग्रोथ करते हैं। समझ में आया? तो बीज का निर्माण इस तरह होगा। तो क्वेश्चन देखो आपसे इतना ही पूछा था कि निषेचन, परागण के बाद में निषेचन तथा बीज के बनने तक की प्रक्रिया को बताना था। तो निषेचन में परागण के बाद क्या हुआ है, पराग कण अंकुरित हुए हैं, ये सारा 7 स्टेप हुआ है। फिर निषेचन क्या होता है मैंने वो बता दिया। पहले आप हेडिंग करोगे, पहले आप यही लिखोगे निषेचन, लिखोगे हेडिंग करके। ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये जो स्टेप बताना है इसके लिए एक अलग हेडिंग जाएगी। क्या हेडिंग जाएगी? इसके लिए हेडिंग होगी, इसके लिए हेडिंग होगी निषेचन व निषेचन के बाद की निषेचन, निषेचन के समय की घटना। यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी निषेचन, 7वां स्टेप था ना, निषेचन के समय, निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया। हाँ, ये निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया है। ठीक है, ये निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया। पहले निषेचन क्या होता है वो सारा हेडिंग करके ये सब कंप्लीट करोगे, उसके बाद ये वाली हेडिंग होगी निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया, जिसमें ये डायग्राम बना के सारा स्टेप्स को आप डिस्क्राइब कर दोगे। फिर उसके बाद बताओगे बीज के निर्माण की प्रक्रिया बता दोगे। इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है उसको देख लेते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। तो फिर से वही आ गया। तो निषेचन किसे कहते हैं ये तो बताया जा चुका है कि अंडकोशिका नरीगुमक जब मिलेंगे तो निषेचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द्विनिषेचन क्या होता है, उसके अलावा द्विनिषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन आता है। तो निषेचन आप जान चुके हो तो निषेचन दोबारा नहीं बताने वाले। ठीक है, द्विनिषेचन पूछा है, द्विनिषेचन हम बता देते हैं। द्विनिषेचन, यहाँ पर हम हेडिंग करके छोड़ दे रहे हैं निषेचन की, कि आप कर लोगे निषेचन। ठीक है, निषेचन आप डेफिनेशन अपने से परिभाषा लिख लेना। ठीक है, वहां बताया जा चुका है। फिर आप दूसरी हेडिंग होगी द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में क्या होगा बच्चा, जब, चलो अब इसको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा चुका है, देख लो यहाँ पर, ये देखो ये द्विनिषेचन वाली प्रक्रिया है। जब अन्य नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। तो क्या होगा, जब अन्य मतलब दूसरा जो नर युग्मक होगा वो अन्य नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन होता है तो इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। समझ में आया? अब यहीं पर हम एक चीज और लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, देख लो, अन्य नर युग्मक। ठीक है, किसके साथ जुड़ेगा, ये नर युग्मक के पास क्या होगा, ये एक हो। ठीक है ना, आगे इसमें लिखना था, एक मिनट, हो गया। आगे लिखते हैं, ये नर युग्मक हो गया। फिर क्या है आपका द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल रहा है। द्वितीयक केंद्रक में बच्चा, द्वितीयक का मतलब ये है कि 2 केंद्रक है, यानी कि 2n है यहाँ पर। और ये क्या बनाएगा बच्चा, ये क्या ये हो जाएगा आपका भ्रूण पोष।
ये बना लेगा भ्रूणपोष। ठीक है, ये भ्रूणपोष बना लेगा। अब ये पूछा है आगे भ्रूणपोष में कि ये देखो, 1 n वो 2 n वो, तो ये हो जाएगा 3 n। ठीक है ना, ये इसीलिए इसको 3 केंद्रक, एक नियन फॉर न्यूक्लियस है, 3 केंद्रक एक साथ मिले हैं तो इसे त्रिक संलयन भी कहा जाता है। ठीक है ना, आगे लिख दे रहे हैं, दोहरा निषेचन में 3 केंद्रक संलयित होते हैं। संलयित का मतलब होता है कि मिलना, संलयित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिक संलयन हो गया ना, भी कहते हैं। समझ में आया? भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात और बता दें, यहाँ पर ये जो भी हो रहा है इसके लिए भी डायग्राम ये वाला जाएगा, बट ये वाला स्टेप इतना इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा उस वाले क्वेश्चन में। ये वाला डायग्राम भी वहां पर जाएगा। ठीक है ना, तो ये डायग्राम वहां पर जाएगा बच्चा। ठीक है, तो दोहरा निषेचन दिखाना है तो वो पूरा इसी तरह से ये वाला जो डायग्राम बना है वहां पर, वही वाला डायग्राम यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, बोले ना कि आंसर बहुत सारा मैच करेगा, कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ से शुरू करना है, कितना लिखना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में आंसर गलत करेंगे, बहुत लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इससे अच्छा कि फिर से बना दे, इतना लिपापोती हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पराकण ढेर सारा दिखाओगे, किसी पराकण की नली को ले जाकर अंदर इस तरह से सेट कर दो। यही चीज को यहाँ पर आपको फिर से दिखाना है, समझे ना? यही चीज को आपको फिर से वहां पे दिखाना है, वही वाला डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद है निषेचन। क्या लिखा था क्वेश्चन देख लें, क्या है? दोहरा निषेचन के उपरांत, निषेचन एवं दोहरा निषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को दिखाना है। ठीक है ना, हेडिंग कर लें, दोहरा निषेचन, सॉरी निषेचन व दोहरा निषेचन, निषेचन व दोहरा निषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाला परिवर्तन। समझे बच्चा? पुष्प में होने वाला परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होगा फटाफट देख लेते हैं। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं पुष्प के बाह्य दल से, बाहर का जो था बाह्य दल, फिर दल को बताएंगे। ठीक है ना, फिर क्या बताएंगे? अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या आएगा? अंडाशय। अंडाशय आएगा। ठीक है, अंडाशय हो गया। फिर उसके बाद है अंडाशय भित्ति आएगा, अंडाशय भित्ति ये आएगा। फिर बीजांड आएगा। ठीक है, फिर बीजांड आ गया। फिर क्या आएगा? ये आपका बीजांड के बाद बीज बदल जाएगा और अंड कोशिका
हाँ, अंड कोशिका ये जो रहेगी ये इसके बारे में बताना है। फिर अंड कोशिका के बारे में फिर क्या होगा, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका ये बदलेगी कि नहीं ये भी बताना है। फिर प्रतिमुख कोशिका बताना है, प्रतिमुख कोशिका बताना है। फिर द्वितीयक केंद्रक बताना है, द्वितीयक केंद्रक बताना है। फिर अध्यावरण नहीं बताया ना, अध्यावरण बताना है, अध्यावरण बताना है, ठीक है ना। फिर क्या था, एक दो पॉइंट और था क्या, हाँ, अंड द्वार बताना है, ठीक है, अंड द्वार बताना है जो बीजांड द्वार बनेगा, बीज द्वार। फिर बस यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, फटाफट बताते चलते हैं। बाह्य दल जो होगा ये सामान्यतः नष्ट हो जाता है पर कुछ में मिलता है, ठीक है ना, ये सामान्यतः नष्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे प्रायः नष्ट हो जाता है, परंतु कहाँ मिलेगा, परंतु कहाँ मिलता है, टमाटर। अब कहोगे टमाटर में, हाँ बच्चा, नष्ट हो जाता है परंतु टमाटर, बैगन में उपस्थित रहता है, उपस्थित, ठीक है। देखो टमाटर में जब कभी कभी आप टमाटर मार्केट से लाते हो जो देसी उसी टमाटर ऐसे में रहता है अक्सर, तो उसके ऊपर वाला हरा वाला पोर्शन हटा देते हैं। नहीं तो आप जो टमाटर मार्केट से लाते हैं तो उसमें आप इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये जो हरा वाला होता है यही इसका बाह्य दल होता है, उसमें पड़ा रह जाता है। बैगन में तो आप उसको मार्केट से हटा के ला ही नहीं पाओगे, वो बैगन में वो जैसे इस तरह का, ये बैगन है बच्चा, ये बैगन है, ये तो इस पे जो ये हरा रंग का टोपी जैसा लगा रहता है वो भी उसका क्या है, बाह्य दल है, तो उसमें मौजूद होता है। मिर्ची में भी होता है, कई फलों में ऐसे मौजूद होता है, कई फलों में नष्ट हो जाता है। ये जो दल होगा ये नष्ट हो जाएगा। अंडाशय क्या बना लेगा, फल बनाएगा। अंडाशय भित्ति क्या बनाएगा, फल भित्ति बनाएगा। क्या बनाएगा, फल भित्ति, ठीक है, फल भित्ति। बीजांड क्या बना लेगा, बीज। अंड कोशिका क्या बनाएगा, भ्रूण, ठीक है। सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी। ये भी निषेचन द्वारा निषेचन कंप्लीट जैसे ही होगा तुरंत ये होगा। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा है ना, आगे यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे भी। कहते हैं इसके फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूणपोष। मैंने वहां पे ये बनाया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पर मैंने उसमें नहीं लिखा है। भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ये जरूर लिखना, निर्माण होता है। आगे भी है कि जो भ्रूण के विकास में पोषण प्रदान करता है, जो भ्रूण के विकास में पोषण प्रदान करता है। समझ में आया, इतना हुआ। फिर आगे चलते हैं, द्वितीयक केंद्रक हो गया। अध्यावरण जो होगा ये देखो प्रतिमुख, ये भी नष्ट हो जाएगा। द्वितीयक केंद्र भ्रूणपोष बनाएगा जो कि ऊपर बताया गया है, भ्रूणपोष हो जाएगा। ये अध्यावरण बीज आवरण बना लेगा, बीज आवरण, ठीक है, बीज आवरण बना लेगा। फिर उसके बाद अंड द्वार जो है ये बीज द्वार बनाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीजों का उसमें परिवर्तन आता है, ये पूरा ऐसे ही लिखते जाओगे, ठीक है। हो गया कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रजनन क्या है, उसके अलावा आपका
नामांकित चित्र की सहायता से नर व तथा मादा, नर व मादा अथवा में बोला है तो किसी एक का ही हम बताएंगे। ठीक है, चलो मादा का फटाफट बता देते हैं। ठीक है, आपसे बोला है नर या मादा, तो किसी एक का बताना है, तो मैं मादा का बता देती हूँ। ठीक है ना। मनुष्य के पहले तो प्रजनन बता दें, प्रजनन, ठीक है ना। संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता ही प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता ही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। समझ में आया? रहता है। ठीक है, अब बोला है कि नर या मादा किसी एक का बताना है बच्चा, तो डायग्राम के साथ बताने के लिए बोला है। तो चलो मादा का स्टार्ट करते हैं। मादा मानव का ना, मादा मानव का, मादा मानव का जनन तंत्र, मादा मानव का जनन तंत्र। ठीक है, जनन तंत्र। डायग्राम बनाना ही बनाना है, तो चलो बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, चलो। एक मिनट बच्चा, फिर से बनाते हैं, रुको। एक लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरी लाइन ऐसे आके ऐसे कर देना, ये लाइन ऐसे आके ऐसे कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह से उठाना, इस तरह यहाँ पे रोक देना, फिर यहाँ से उठा के इस तरह चले आना, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक इस तरह से आएगा, समझ में आया। फिर आगे चल के ये इस तरह से, ये जो लाइन है इस तरह से मुड़ेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। जहाँ पे लगेगा ये अंडाशय, और ये अंडाशय यहाँ से भी लगा रहेगा। ये भी चलेगा, इस तरह से आएगा, आने के बाद ये भी इस तरह से फ्रिमरी स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे जुड़ेगा अंडाशय और ये अंडाशय भी ऐसे लगा रहेगा। ये हो गई मादा जनन कोशिका, मादा जनन तंत्र, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं फटाक से। देखो ये है इसका अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है इसका क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अंडवाहिनी। ये है अंडवाहिनी, ठीक है। फिर उसके बाद है ये क्या पोर्शन है, ये गर्भाशय है, गर्भाशय, ठीक है ना। गर्भाशय, ठीक है, ये गर्भाशय हो गया, ठीक। उसके बाद है आपकी, बस इतना ही पोर्शन इनका मेन होता है। चलो ठीक है, तो फटाफट इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मादा मानव जनन तंत्र, ठीक है। इसमें आप लिखोगे क्या कि मादा मानव जनन तंत्र में, मादा मानव जनन तंत्र में प्रमुख भाग
प्रमुख भाग निम्नलिखित है। ठीक है, अब ये पूरा आगे स्टार्ट होता है बच्चा, बहुत आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। ऐसे लिखना, मानव मादा जनन अंग के भाग। ठीक, ये होगी बड़ी सी हेडिंग। अब इसमें आप तीनों भाग को बता दो, क्या क्या, अंडाशय, अंडवाहिनी और आपका क्या होगा, गर्भाशय, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना। और लास्ट का आपका इसमें सहायक ग्रंथियां जो हैं और योनि है, ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ही करके पहला होगा, फिर अंडाशय हो जाएगा, अंडवाहिनी हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा, सहायक ग्रंथियां हो जाएंगी और योनि हो जाएगा। 5 हो गया। चलो नेमिंग कर लेते हैं, क्या क्या है यहाँ पर। ये है अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, दूसरा रहेगा अंडवाहिनी, फटाफट। ठीक है, तीसरा रहेगा गर्भाशय, गर्भाशय। चौथा रहेगा सहायक ग्रंथियां। ठीक है, अब 5वां रहेगा योनि, जिसकी थ्रू शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा। चलो अंडाशय फटाफट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे बच्चा, पूरा ध्यान देना, दिमाग में घुस जाएगा। क्या रहेगा, एक जोड़ी, बस शॉर्ट में लिखते हैं कि क्या होगा, आप इतना समझो। अंडाशय कितना होता है, एक जोड़ी यानी कि 2 होता है। आपने दोनों तरफ अंडाशय देखा था वो, ठीक है ना। फिर क्या होगा आगे कि 3 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, फिर 3 सेंटीमीटर लंबा, 0.8 सेंटीमीटर मोटा या चौड़ा बोल सकते हो, जो भी बोलो। ठीक है, फिर क्या होगा, इसका काम क्या है, अंडाणु का निर्माण। ठीक है, मेन पॉइंट कंप्लीट। फिर आते हैं अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी। समझे, जितनी मेन पॉइंट है चीजें बस वही। इसके क्या होते हैं कि ये क्या होता है, निषेचन का स्थान है। क्या होगा, निषेचन। हमेशा निषेचन अंडवाहिनी में होती है। कहीं पर भी क्वेश्चन आए यही लिखना, कभी अंडाशय या गर्भाशय मत डालना। निषेचन का स्थान, यहीं पर निषेचन होता है। इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तीनों भाग देख लो कि क्या क्या होता है। ठीक है ना। कीप, यानी इसको हम कीपक कहते हैं। पहले भाग को हम कीपक कहते हैं, दूसरे भाग को हम दूरस्थ, फिर संकीर्ण। कीपक तुम्बिका, दूसरे को हम तुम्बिका कहते हैं, तुम्बिका। और तीसरे को हम संकीर्ण पथ कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, देखो ये है ना। तो ये पहला वाला जो भाग होगा ना, इसको कलर चेंज करके लिखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है ना, ये जो पहला वाला भाग होगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो है ना, ये पूरा अंडवाहिनी है। तो पहला भाग होगा, इसे हम कीपक कहेंगे। दूसरा भाग जो होगा, इसे हम तुम्बिका कहेंगे। इसी तुम्बिका में निषेचन होता है। और तीसरा भाग ये वाला है, जिसे हम क्या कह देते हैं, संकीर्ण पथ कह देते हैं। संकीर्ण, यहाँ पर मोरूला से ब्लास्टुला बनता है, संकीर्ण पथ कहते हैं। यही तीनों पार्ट होता है उसका। हो गया इसका कंप्लीट। ठीक है ना। इसी तुम्बिका में यहीं पे लिख देते हैं, निषेचन का स्थान यही है, निषेचन का स्थान। ठीक है,
अंडवाहिनी को, इसको और भी क्या कहते हैं, ये भी डाल दो, डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी हो गया ना, भी कहते हैं। समझ में आया, इतना पॉइंट हुआ। फिर गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबा, कितना, 7.5 सेंटीमीटर लंबा। हो गया ना आसान, बहुत आसान भाषा में पूरा जनन तंत्र आ गया मानव का, ये मादा का, ठीक है ना। फिर कितना है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। फिर है आपका 3 सेंटीमीटर ना, हाँ 3 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। फिर क्या है बच्चा, मोटी पेशी युक्त, मोटी पेशी युक्त संरचना। फिर है ये उल्टे नाशपाती के आकार का दिखता है, ठीक है ना। तो यहीं पे हाफ ऐसे कर दे, ये इनका है, ये इनका है, ठीक है ना। उल्टे नाशपाती के आकार का, नाशपाती, हाँ, के आकार का, ठीक है ना। और यहीं पर भ्रूण का विकास होता है, काम क्या है, भ्रूण के विकास का स्थान। समझ में आया, भ्रूण का विकास यहीं होगा। कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलेगा इनका, ठीक है। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सा आएगा बच्चा, 2-4 सहायक ग्रंथियां देख लेते हैं फटाफट। बर्थोलीन ग्रंथि है, ठीक है ना, और पेरेनियल ग्रंथि है, 2 ही है। बर्थोलीन ग्रंथि, ठीक है। बर्थोलीन ग्रंथि क्या है, ये कैसे रहेंगे, यहीं पर लिख देते हैं इनके बारे में। एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी होंगी। और दूसरी बात है क्या है, चिकने पदार्थ का श्रावण, चिकने पदार्थ का श्रावण। समझ में आया। दूसरी ग्रंथि जो होगी बच्चा, वो होगी आपकी पेरेनियल ग्रंथि, ठीक है ना, पेरिनियल ग्रंथि। ये भी क्या होगी आपकी पेरिनियल ग्रंथि, ये भी होगी आपकी एक जोड़ी, ठीक है। और ये भी क्या करेगी, गंध युक्त पदार्थ का श्रावण करेगी। किसका, गंध युक्त पदार्थ का श्रावण। समझ में आया, इतना हो गया। अब बच्चा आपका योनि का, ये भी इसकी लंबाई देख लेते हैं कितना होता है, 7.5 से 10 होता है। यहां से अलग करेंगे, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 7.5 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई, ठीक है। फिर क्या है अब इनके बारे में, मूत्राशय व मलाशय के बीच का स्थान, मूत्राशय व मलाशय के बीच का स्थान। और क्या है, शुक्राणु को ग्रहण करना, इनका काम क्या होता है, शुक्राणुओं को ग्रहण करना, ठीक। ये पूरा मानव मादा जनन अंग के सारे पार्ट्स के बारे में क्लियर हो गया ना बच्चा। चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना करना है, ठीक है ना। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना करना है बच्चा। तो चलो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो देखो एक बात और बता दें, ये क्वेश्चन और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम को बताना है। तो एक जगह आपसे पूछा है कि नियमों की विवेचना करो, यानी कि नियमों की बोला है, तो यानी तीनों नियम, जो 3 नियम दिए थे ना, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अवयवन, तो तीनों नियम के बारे में आपसे पूछा है और वहां पर आपसे पूछ लिया है कि स्वतंत्र अवयवन का नियम बताओ। तो एक बात बता दे बच्चा, पहले हम मेंडल का यहाँ पर 2 नियम बता देंगे, उस क्वेश्चन में तीसरा बता देंगे, ठीक है। जब भी आप एक बात बता दें, ये सब मिला के एक बार का पूछा गया क्वेश्चन है कि 14, 15, 18, 20, 22, 23 में पूछा गया है ना। तो ये आपका इस तरह से बोला गया है। तो इसमें आपको जो तीनों नियम पूछा है, तो इसको आपको उतना डिटेल नहीं करना होगा जितना कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्वतंत्र अवयवन के नियम में, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि मेंडल का नियम, फिर आप बताओगे कि मेंडल ने 3 नियम को दिया था अपने प्रयोगों के, अपने संकरण जो है प्रयोगों के उपरांत उन्होंने 3 नियम की व्याख्या की थी। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम। फिर तीनों को आप थोड़ा थोड़ा बताकर उनके बारे में एग्जाम्पल जो भी है वो अपना दे दोगे, उतना रेशियो जो भी आया था वो सब बता दोगे, वहीं पर क्लियर करोगे, उतना ही। लेकिन जब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका स्वतंत्र अवयवन का आएगा, तो उसमें आपको पूरा बताना है वो जो आपके गोल झुर्रीदार हरा और पीला वाला जो क्रॉस था, द्विसंकरण वाला क्रॉस, जिसमें 9:3:3:1 रेशियो वाला आया है स्ट्रक्चर, वो वाला, उसमें आपको पूरा डिटेल उस तरह से देना है। इसमें कितना लिखना है ये यही बता देते हैं। चलो, तो पहली हेडिंग क्या होगी, मेंडल का नियम, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपने से लिख लेना बच्चा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के उपरांत 3 नियम दिए थे, ये सब आप अपने लिख लेना। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ कि कौन कौन सा नियम था। प्रभाविता का नियम, यहीं पे डायरेक्ट मैं समझाना शुरू कर देती हूँ, सॉरी, मेंडल के नियम, ठीक है। प्रभाविता का, ठीक है ना। यहीं पर एक चीज और भी आप लिख सकते हो कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के अनुसार के उपरांत 3 नियम दिए थे, तीनों नियम, ये भी हो जाएगा प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कितना लिखना है कि बता दें, क्या क्या लिखना होगा प्रभाविता के नियम में, क्या लिखोगे, देखो पेन का कलर चेंज करें पहले। मेंडल ने एक संकरण के प्रयोग के उपरांत इस नियम की व्याख्या किया था, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार जब 2 विपर्यासी लक्षणों के बीच, लिखना ऐसे, जब 2, यहां पर होगा 2 विपर्यासी लक्षणों के बीच आपस में संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में
केवल प्रभावी लक्षण ही, प्रभावी जीन के लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा गया। क्या कहा गया? इसे ही प्रभाविता का नियम कहा गया। समझ में आया? यहीं से क्लोज हो जाएगा। चलो, क्या है, मेंडल ने क्या कहा था कि पहली पीढ़ी में जब भी दो विपरीत लक्षणों को लेकर वंशागत करवाएंगे या संकरण करवाते हैं तो हमें पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी जीन के ही लक्षण प्राप्त होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा गया। ठीक है, यही है प्रभाविता का नियम। समझ में आया? क्लियर हुआ? यही है। जैसे में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, लंबे व बौने मटर के पौधों के बीच संकरण, बस इतना ही देना है क्योंकि तीनों नियम बताना है ना, तो आप उस हिसाब से ही लिखोगे। अब दूसरा नियम क्या आता है? पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या आता है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का पूरा रहेगा ना, पृथक्करण का नियम। इस नियम में क्या बताया गया था? इसमें उन्होंने बताया था कि आपका ये पृथक्करण का नियम है कि जब दो विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण करवाते हैं तो पहली पीढ़ी में, जो पहली पीढ़ी में हाँ सदैव प्रभावी जीन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, पर उनका जैसे ही हम युग्मक का निर्माण होता है, जैसे ही युग्मक का निर्माण होता है वैसे ही वो क्या जो होते हैं, ये जीन जो होते हैं वो आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, युग्मक के निर्माण के समय इनके जीन आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, ये जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया था, क्या बताया था कि मेंडल के अनुसार, एक मिनट, क्या होगा? मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जीन जैसे ही युग्मक का निर्माण करते हैं वैसे ही एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अलग हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिखोगे, एग्जाम्पल में जैसे कि कैपिटल टी और आपका क्या था, स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो हैं, जब ये युग्मक का निर्माण करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये शो किया है। तो ये है आपका पृथक्करण। ठीक है ना, ये इसमें इनके एक दूसरे के लक्षण एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हुआ है तो कैपिटल टी स्मॉल टी का प्रेशर किया रहेगा कि
तुम अलग रहो चाहे कहीं रहो, तुमको अब फ्री नहीं रहना है, तुम जहां भी रहोगे मेरे ही लक्षण दिखेंगे, तुमको तुम्हारा लक्षण नहीं दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जैसे ही अलग होंगे, अलग अलग युग्मक का निर्माण कर लेंगे, फिर वो क्या करने लगेंगे, आगे जैसे ही उनको मौका मिले, तो अपने जैसा जीन मिले तो अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाएगा स्मॉल टी। समझ में आया, यही पृथक्करण में है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ये क्या है, युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मक का निर्माण कब होता है, इस तरह से जब ये बताया गया था ना आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनके बीच में स्वसंकरण होगा तो युग्मक का निर्माण होता है। तो उस समय एक तरफ यहाँ पे ये देखो अलग अलग हो गए ना, ये अलग अलग हो गए ना, यही चीज को शो किया गया कि ये युग्मक का निर्माण करते तो बिना एक दूसरे को प्रभावित हुए ही अलग हो जाते हैं, इसे ही हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में आया। फिर उसके बाद यहीं पर आपका सी वाला बता दो कि स्वतंत्र अभिमन का नियम यहीं पर बता देते हैं डेफिनेशन, वहां से हम काम शुरू कर देंगे इसका। ठीक है ना, क्या है तो तीसरा स्वतंत्र अपविभवन। अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है ना, यहीं पर आगे लिख देते हैं। ठीक है ना, अलग हो जाते हैं, रुक जाओ, अलग हो जाते हैं, लिखना। ये नियम भी कहाँ से मिला था, ये नियम भी कब कहाँ से मिला था बच्चा, एक संकर संकरण से प्राप्त हुआ। संकरण, एक संकर संकरण से प्राप्त हुआ। समझे। अब देखो स्वतंत्र अभिमन का नियम है, ये नियम कहां से आया, ये नियम द्विसंकर संकरण से प्राप्त हुआ। ठीक है ना, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत या दो विपर्यासी ही लिख लो, विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण करवाया जाता है, तो यहाँ पर दो लिया गया है, वहां पर एक था। लंबाई को सिर्फ एक लक्षण का मतलब सिर्फ लंबाई, लंबाई में अपोजिट था। विपर्यासी का मतलब होता अपोजिट, एक लंबा एक बौना। यहाँ दो लिया जा रहा है, दो लक्षण है, एक रंग है और एक आकार है। रंग में बीज का रंग है पीला या फिर पीला और हरा, ठीक है, और आकार में है गोलाकार बीज है या झुर्रीदार है। तो दो अलग अलग हैं, एक रंग है एक आकार है, तो दो विपरीत लक्षण है ना, अलग अलग लक्षण है, इनके बीच में संकरण हो रहा है तो भी कोई प्रभावित नहीं होगा, सब स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है ना, करवाया जाता है तो हाँ, जब दो विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण करवाया जाता है तो सभी जीव स्वतंत्र रूप से, उस समय मेंडल ने जीन को कारक कहा था, तो मैं यहाँ पे कारक ही लिखूंगी बच्चा, क्योंकि मेंडल ने उस समय कारक ही कहा था, जीन नहीं कहा था। सभी कारक स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन करते हैं।
ठीक है ना, इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। अपव्यूहन, इसका मतलब है कि कभी भी जो रंग है वो आकार को प्रभावित नहीं करेगा, दोनों अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। ठीक है, ये पूरा आपके इस वाले क्वेश्चन में का आंसर इतना सारा हो गया। इसमें एग्जाम्पल में आपका वही जाएगा, एग्जाम्पल में आपका नेक्स्ट वाले पेज से लेते हैं। ठीक है ना, इसका जो मतलब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को फिर से हमको डिटेल लिखना पड़ेगा, तो उसका ही समझ लेना। और उसके पास वहाँ पे हमारे पास पेज नहीं था, तो उसका हमने वहाँ पर क्या नहीं दिया है, एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो यहाँ से एग्जाम्पल ले लेना उसका। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये भी 14, 17, 18, 20 का है, तो 24 में आ सकता है आपका बच्चा कि ये 24 में आ सकता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पूछा जा सकता है, तो पूरा तैयार रहिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है आपका। तो एग्जाम्पल यानी जब इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा तो वहां के स्वतंत्र अपव्यूहन का जो डेफिनेशन है वो ले लेना और यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तो बाकी आगे का तो सब सेम रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा सा एग्जाम्पल को वहां पर ऐड करना होगा। यही बच्चा, समझ में आया? चलो एग्जाम्पल में क्या होगा, देखो कि क्या रहेगा, बीज के रंग व आकार के बीच संकरण, है ना। ये यहाँ पर आप बताओगे, एग्जाम्पल में ले लिया, जहां पे आप लिखोगे गोल पीला व हरा झुर्रीदार, ये एग्जाम्पल है ना, इतना एग्जाम्पल उसमें जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर जो शुरू होगा किस तरह से, ये तो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ही नियम को पूरा डिटेल पूछ लिया है, तो कैसे करेंगे फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे यहाँ पर कैपिटल वाई क्या होगा, पीला। ठीक है, फिर कैपिटल आर क्या होगा, गोल। ठीक है, फिर है गोल, फिर स्मॉल वाई जो होगा वो हरा होगा, स्मॉल आर होगा जो वो झुर्रीदार होगा। ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा बच्चा, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन क्या है, नहीं तो सब आगे आप गड़बड़ करना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, इतना आप बता दोगे। फिर अब कैसे आप बनाना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे, रंग है, आकार है, रंग में आपका कैपिटल ये आ जाएंगे, आकार में आपके ये और ये आ जाएंगे, यहाँ से आपके कैपिटल वाई। हाँ बच्चा, जैसे हम अभी कंफ्यूज हुए हैं वैसे आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में अंतर जरूर मेंटेन किए रहिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ करोगे। ठीक है, अब इनके बीच में जब संकरण होगा, है ना, क्योंकि हमको पहले युग्मक का निर्माण कर लेना है ना, तभी तो हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इनके बीच में संकरण में देखो, कैपिटल वाई कर लो, यहाँ स्मॉल वाई कर लो, कैपिटल आर कर लो, स्मॉल आर कर लो, कैपिटल ये 4 प्रकार बनके तैयार हो गए, जिसमें आप दिखाओगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर ऐसे करके लिख देते हैं, क्या है कैपिटल वाई स्मॉल आर कॉमा कैपिटल आर स्मॉल वाई कॉमा फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर फिर कॉमा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही आपको 4 यहाँ पर मिले हैं, यही आपका यहाँ से फर्स्ट पीढ़ी स्टार्ट है, ये आपकी फर्स्ट पीढ़ी है। ठीक है, तो
ये इस तरह से स्टार्ट हुआ। अब इसमें आप क्या लिखोगे, स्वतंत्र विमान का नियम डेफिनेशन वहीं से आएगा, ये आप यहाँ पर लिखोगे, ये भी आप शो करवाओगे। उसके नीचे पहले ये होगा, उसके नीचे ये होगा, उसके नीचे ये होगा, ये सारा होगा, और इसके ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसके नीचे ये वाला पोर्शन जाएगा, ये नीचे उसके जाएगा, लिखोगे। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आपके पहली पीढ़ी में, पहली यानी प्रथम, प्रथम पीढ़ी में, ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी में युग्मक का निर्माण हुआ जिसमें क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई कैपिटल आर था ना, और स्मॉल आर स्मॉल वाई बना। ठीक है ना, फिर आप ये हुआ, फिर आगे लिखोगे इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर आगे आप क्या लिखोगे बच्चा, ये प्राप्त हो गया, फिर आगे आप क्या लिखोगे कि जो हमको प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होता है उनका आपस में ही स्वसंकरण करवाते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे कि प्रथम पीढ़ी में, यहां पर खत्म, अब यहां से प्रथम ये था ना, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति के बीच में, संतति ढेर सारे हैं, संततियों के बीच स्वसंकरण, स्वसंकरण, ठीक है, करवाने पर, ठीक है, क्या स्वसंकरण में होगा बच्चा, स्वसंकरण करवाने पर, ठीक है, हम देखते हैं कि सभी अपने लक्षणों का प्रदर्शन स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिसे हम निम्न रेखांचित के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट होगा, क्या करना होगा बच्चा, देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, एक ये हुआ, एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, फिर एक आपका आर और स्मॉल ये हो गया, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर ये, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये, कैपिटल ये, फिर ये इन सबके बीच में क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे स्वसंकरण। क्या लिखोगे, स्वसंकरण। हो गया इतना, स्वसंकरण करवाने के लिए रेडी हो गए। जो सीक्वेंस इधर सेम टू सेम सीक्वेंस इधर करना, किसी को आगे पीछे उठा के सेट मत करना, नहीं तो रेशियो नहीं मिल पाएगा, पूरा कॉपी खाच पीच करके रख दोगे एग्जाम टाइम में, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे लिखा जाएगा बिल्कुल वैसे ही करना। ठीक, अब ये स्वसंकरण करने के लिए ये स्टार्ट हो गया, ये यहां से हम बनाएंगे एक बॉक्स, ये बॉक्स बनाते ही हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा अब, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो 1 2 3 4, हाँ यहां से रखते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ। अब हम यहाँ पर जो रखेंगे, ये देखो पेन का कलर चेंज कर दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पिंक कर दें, ग्रीन कर देते हैं।
ठीक है, कैपिटल वाई आर यहाँ, ये सेम यहाँ, ये सेम यहाँ, यहाँ और ये यहाँ। सेम चीज यहाँ पर सीक्वेंस में लिखो, नहीं तो सब गड़बड़ करोगे। यही चीज याद रखने योग्य है इसमें, नहीं तो सब गड़बड़ होता है। समझ में आया? हो गया। अब करना क्या है, इसको मैंने एक और आसान भाषा में पहले बताया है कि किस तरह से हम फील करते हैं इस चीज को, ठीक है ना। फील करने के लिए आसान कैसे कर सकते हैं, जो ऊपर है उसको पूरे में जो जो है ये जो है ऊपर, तो इस ऊपर में तो ये सबके लिए एक ही समान होगा ना, सब में आप ये भर दो, आगे सब में आप ये भर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक, अब ये जिसका है उस देखो जो जो ऊपर है सबको भर दो। यहाँ पर क्या है, ये है ना। अब एक बात बता दे, आगे पीछे ये मत सोचना कि कैपिटल वाई स्मॉल आर एक साथ रहे, आर आर एक साथ रहे, ये वाई वाई एक साथ रहे, ऐसा कुछ मत सोचो। ऐसे भी सेट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये सेटअप हो गया। जिसका जो था वो ऊपर से हमने देख लिया, उसको पहले भर दिया। अब हमको देखना कि इसका स्टार्ट होगा, तो ये सारे में ये पीछे जाएगा, देखो। ठीक है, ये सारे में आपका पीछे जाएगा। इसको हम दूसरे कलर से कर दे क्या, दूसरे कलर से कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हरा था ना, पिंक कर देते हैं। तो अब इसका शुरू है, ये हर जगह ये जाएगा। ठीक है, हर जगह इसको सेट कर दो। ये इसका शुरू है, हर एक में वो जाएगा। करना क्या है, जिसका शुरू हो रहा है को यहाँ पे भर दो, इनके खाने में इनको भर दिया, इनके खाने में इनको भर दिया, इनके खाने में इनको भर दिया। अब इनका शुरू हुआ तो इनको भी पीछे पीछे लगा दो, इनका भी शुरू है तो इनको भी लगाओ। नहीं, बुरा मान जाएंगे, छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा रेशियो गड़बड़ होगा। इनको भी लगाओ, इनके साथ जिनका खाना है उनके साथ लगा दो। यहाँ पर ये सारे दोनों स्मॉल हैं, दोनों स्मॉल आ गए ना बच्चा, भर गया। एक चीज हमने वहां पर बताया था आपको, ये देखो कि मैंने कहा था कि इसको ध्यान में रखना कि y जब कैपिटल रहेगा तो पीला आएगा। एक बात और याद रखना कि जब y कैपिटल है तो वहां पे स्मॉल y आ भी गया तो उसका लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, और कैपिटल R है, स्मॉल r आ गया तो उसका लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। तो इस तरह से ध्यान देना। तो देखो कैपिटल Y पहले ही आ गया तो हम स्मॉल y को खोजेंगे ही नहीं, और कैपिटल R आ गया, यानी ये क्या हो जाएंगे हमारे गोल हरा। ये क्या हो जाएंगे, गोल और सॉरी पीला ना, y है तो पीला, गोल हरा। यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y, ये भी गोल हरा। ठीक है ना, गोल हरा। ये भी क्या है, कैपिटल Y कैपिटल R। क्यों ऐसा हो रहा है कि कैपिटल Y कैपिटल R, ये जिसका चेंबर है वो पूरे में वही आएगा ना बच्चा। कैपिटल Y कैपिटल R है तो पूरे चेंबर में ही आएगा, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, गोल और हरा। ऊपर से देखा जाए तो वो भी कैपिटल Y कैपिटल R आया है, तो इस वाले चेंबर में भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गोल व हरा। ठीक है ना, गोल व हरा। अब देखो 1 2 3 4 3 7 हो गए, और भी कैपिटल Y कैपिटल R आपको कई जगह दिखेगा, जैसे ये है गोल व हरा, और भी कहीं दिखेगा जैसे ये गोल व हरा। ठीक है ना, तो इस तरह से 4 3 7 और ये 2 9, ये आपको कितना मिल गया, गोल व हरा वाला बच्चा। इस वाले पेज पे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यानी गोल व हरा का आपको 9 मिल गए हैं। ठीक है ना, गोल हरा का समझ में आया। अभी आप देखो फिर उसके बाद आपका क्या बचा, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल R है लेकिन स्मॉल y, तो कैपिटल R क्या स्मॉल y के साथ, इसमें कोई कैपिटल नहीं है y, तो स्मॉल y का लक्षण दिख जाएगा। जहां पर कैपिटल लेटर प्रेजेंट नहीं होगा वहां पर स्मॉल का लक्षण दिखेगा बच्चा। ठीक है, तो ये आपका गोल ये जो है आपका कैपिटल R है तो गोल हो जाएगा, और स्मॉल y है तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, गोल हरा लिखी हूं क्या, गोल पीला होगा, हर जगह मैंने गोल हरा लिख दिया है क्या, ओहो हो, गोल और पीला
गोल पीला होगा बच्चा, गोल पीला। ये मेरी मिस्टेक है कि ये पूरा गोल और पीला होगा, मैंने हरा लिख दिया है, गोल पीला। ठीक है ना, ये भी गोल पीला होगा। ठीक है, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला होगा। ये गोल हरा होगा, ये होगा गोल और हरा। ठीक, गोल हरा यहां पर होगा, गोल और हरा। पेन कलर चेंज कर लें, यानी ये गोल हरा और गोल हरा, 3 मिला तो इधर रेशियो हो जाएगा, गोल पीला था ये, गोल हरा का रेशियो 3 निकल कर आया। अब आपको पीला झुर्रीदार भी खोजना है। कैपिटल वाई है और स्मॉल आर किसके लिए था, वहां देखो झुर्रीदार के लिए था। तो यहां से इस तरह का डायरेक्शन है, ठीक है ना, इस तरह का ये है आपका, ये वाला, ये जो तीनों जाएंगे, ये तीनों, ये कैसे है, पीला व झुर्रीदार है। ठीक है ना, पीला व झुर्रीदार, तो ये हो जाएगा पीला झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार, तो ये आपका 3 हो जाएगा। सिर्फ एक बचा आपका ये, जो कि शुद्ध आपका क्या रहेगा, झुर्रीदार व हरा। ये रहेगा झुर्रीदार व हरा, यही रहेगा बस शुद्ध। ठीक है बच्चा, तो इसका रेशियो आ जाएगा कि झुर्रीदार व हरा, ये वाला आ जाएगा जिसमें कि आपका ये मिलेगा। ठीक है, पूरा एक साथ जाएगा बच्चा ही आपका, तो ये हो जाएगा 1। अब आप काउंट करोगे तो 933, आप यानी कि परिणाम बता सकते हो कि परिणाम क्या निकल कर आया है, कि रेशियो 9331 का अनुपात प्राप्त हुआ है। समझ में आया, यही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्वतंत्र अवयवन का। ठीक है, जिसमें डेफिनेशन यहाँ से उठा लेना इस क्वेश्चन का, और ये पूरा आपका यहाँ से बताते हुए पहले वो, फिर वो लिखना, फिर ये पूरा लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये सारे डिटेल यहाँ तक ये पूरा लिख कर, फिर नीचे से ये संकरण स्टार्ट करना, संकरण के बाद ये पूरा रेशियो लिख कर परिणाम ये लिख देना। समझ में आया? तो इस तरह से आज का आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्लास में। बच्चा कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट करिए, बताइए आपको कहाँ नहीं समझ में आया। अगर मैं आपको जहाँ नहीं समझ में आया रहेगा तो आप जरूर पूछिएगा, नेक्स्ट वाले क्लास में आपको हम उसका सोल्यूशन जरूर बताने वाले हैं। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। हैव अ नाइस डे एवरीवन।